हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसने कहाँ से प्रेरित होकर शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की अच्छी जो गुणात्मक तत्व थे उनको मिलाकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया था। और इसके शिक्षा व्यवस्था में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी है जो आप आगे जानेंगे। ठीक है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वास्तव में प्लेटो अपने राज्य के मूल आधार न्याय की प्राप्ति के लिए अनुरूप वातावरण की सृष्टि पर बहुत अधिक बल देता है और इसके अनुसार ऐसे वातावरण की उत्पत्ति के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार था कि इस शिक्षा पद्धति द्वारा आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक, संरक्षकों तथा सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा परिवार तथा संपत्ति के प्रति प्रेम की उन परिस्थितियों को दूर किया जा सकेगा जो संरक्षक तथा सैनिक वर्ग के कर्तव्य पालन में अधिक बाधक बनती हैं। इस प्रकार प्रथम एक सकारात्मक उपचार है और द्वितीय निषेधात्मक। और जैसा कि सेबाइन लिखते हैं, इस संबंध में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, टू क्योर अ मेंटल मैलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है तथा नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी और दूसरी स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इन दोनों पद्धतियों यानी एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुण दोषों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की है। एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसमें सामान्यतया राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसमें सामान्यतया राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण यह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। इससे अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिज्ञ वर्ग का उदय होता था। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से नितांत भिन्न और पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने तथा सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल होती थी, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित था। वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी पद्धति में इन दोनों का समन्वय किया। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा योजना।
प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। इस पद्धति के अंतर्गत यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति जो है, इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। वह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है जो सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के उपयुक्त बनाती है। 18 वर्ष की आयु तक के शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें ही नहीं वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। बारकर ने लिखा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। इसके द्वारा व्यक्ति में सहनशीलता एवं साहस के गुणों का विकास कराया जा सकता है। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। बारकर के शब्दों में संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। संगीत शब्द का प्रयोग भी प्लेटो ने व्यापक अर्थ में किया है और इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता, पाठ व सभी ललित कलाएं सम्मिलित है। किंतु इसके प्रशिक्षण में प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा की इस समस्त व्यवस्था का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। उच्च शिक्षा प्लेटो की योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए है। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था और इसे वह दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था। दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने तथा युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उच्च शिक्षा में विशेष स्थान दिया गया है। प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था, ज्यामिति यानी गणित की जो एक शाखा होती है, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन, डायलेक्टिक एंड फिलॉसफी पर विशेष बल दिया जाएगा
लेकिन 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी है। सेबाइन के शब्दों में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। अब तक आपने जाना प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे। अब आप जानेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति की कई विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरित्र में सुधार करना और उनमें कर्तव्यों के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहता है। दूसरा, प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से यह वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। तीसरा, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की तीसरी विशेषता है, प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है और इस कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार के दो भागों में बांटना नितांत मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। पांचवी, इसकी शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। इस दृष्टि से इसे एथेंस की शिक्षा पद्धति पर एक सुधार कहा जा सकता है, क्योंकि एथेंस में केवल पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। छठी विशेषता है 6 नंबर, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है। यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की 7वीं विशेषता है शिक्षा पद्धति की एक विशेषता शासन को एक कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर बल देना है। 8वीं विशेषता है प्लेटो ने शिक्षण को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह अवश्य ही एक गौरवपूर्ण दृष्टांत है। मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। शिक्षा के संबंध में प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने न केवल शिक्षा योजना का निरूपण किया, वरन अपनी अकादमी में सभी विषयों की आदर्श शिक्षा का प्रबंध भी किया। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहली, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उत्पादक वर्ग को कोई और प्राविधिक टेक्निकल ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है तथा सैनिक और विशेषतया शासक वर्ग की शिक्षा पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। सेबाइन के अनुसार प्लेटोवादी शिक्षा योजना का यह एक गंभीर दोष है, क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की दूसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा। इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। साहित्य जीवन का दर्पण है और मानव की कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता है। इस दृष्टि से गणित तथा दर्शन के साथ कला और साहित्य की शिक्षा पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए था। तीसरी, कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से यह शिक्षा पद्धति इस रूप में भी अन्यायपूर्ण है कि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है, अतः राज्य के कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं है। शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यावहारिक कम। उसकी यानी प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक है और व्यावहारिक कम। प्लेटो ने शासकों के लिए जिस शिक्षा
की व्यवस्था की है उसमें व्यावहारिक शासक प्राप्त होना संभव नहीं है। 35 वर्ष की आयु तक केवल शिष्य बने रहने वाले व्यक्तियों में प्रायः नवीन कार्यों को करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। गुरु पर निर्भर रहने के कारण उनमें आत्मनिर्भरता और पहल करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ शासक नहीं बन सकते। शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। उसका यानी प्लेटो का शिक्षा क्रम बड़ा लंबा और खर्चीला है। इतनी लंबी शिक्षा से लाभ उठाने का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों में होता है। व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा संपन्न नहीं वरन धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। वैयक्तिक विकास का बलिदान। शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी अधिक केंद्रित है कि वैयक्तिक विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। वस्तुतः इस शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की संभवतः सबसे बड़ी त्रुटि है उनके कार्य और चिंतन के आदर्श में सामंजस्य की कमी। इस संबंध में बारकर ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। बारकर लिखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श के मध्य एक प्रकार की डगमगाहट है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का आदर्श कभी सत्य का विचार है तो कभी व्यक्ति द्वारा अपना ही विकास, कभी सामाजिक सेवा भावना है तो कभी अपने आप को समाज के अनुरूप बनाना। वस्तुतः प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ त्रुटियां होते हुए भी यह अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास को अपना ध्येय मानकर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है। ये हो गई प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, इनका 2 प्रकार का साम्यवाद है जो अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।